हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, BA फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस का प्रैक्टिकल फाइल हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने आपको पिछली वीडियो में प्रयोग संख्या 1 कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए प्रीवियस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग संख्या 2, जिसमें हमारा उद्देश्य है विभिन्न आय वर्ग हेतु बजट बनाना। हमारे यहाँ 3 आय वर्ग, हमारे यहाँ जो आय है इसको हमने 3 वर्गों में बांटा हुआ है और इस तरह से निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग, 3 ये आय वर्ग है। इन्हीं तीनों के आधार पे हम बजट बनाएंगे कि कैसे तीनों आधार पे हम बजट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बजट का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ेंगे। व्हाट इज दिस बजट, बजट क्या है। तो बजट क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बता दें। बजट जो आपको धन मिलता है, उस धन का जो भी विभिन्न स्रोतों से जो आप आय प्राप्त करते हो, उसको सुनियोजित ढंग से सोच समझ करके अपनी आवश्यकताओं पे खर्च करने के लिए जो आप एक डाटा बनाते हो, जो आप एक लिस्ट बनाते हैं, वही क्या है, एक ब्यौरा तैयार करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं। धन के उपयोग की योजना का सबसे सामान्य तरीका बजट बनाना है। पारिवारिक बजट में एक निश्चित अवधि में किसी प्रकार की आय और व्यय का विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है। जितना आय आया और जितना आय व्यय हुआ, व्यय मतलब खर्चा हुआ, उसका विस्तृत ब्यौरा ही दिया जाना ही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। क्लियर है। फिर इसके बाद हम बजट की परिभाषाएं लिखेंगे। बजट की परिभाषा क्रेग एवं रश महोदय ने बहुत ज़्यादा सटीक दिया हुआ है और ये परिभाषा तो बहुत ज़्यादा आपसे पूछा भी जाता है। तो क्रेग एवं रश महोदय ने बजट को परिभाषित करते हुए कहा कि बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय के मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। क्रेग एवं रश महोदय ने कहा कि बजट जो होता है वो भूत के, भूत मतलब बीता हुआ काल, भूतकाल पास्ट टेंस कहते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर जानते हैं ना आप। तो भूत मतलब जो बीता हुआ है, मतलब पास्ट। ठीक, तो भूत के व्यय मतलब जो आपने बीते हुए कल में खर्च कर दिया है। भविष्य के अनुमानित व्यय, भविष्य मतलब फ्यूचर, आने वाले समय में आप क्या क्या खर्च करेंगे। और वर्तमान समय के मदों पर, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, वर्तमान समय के मदों पर निश्चित व्यय मतलब तत्काल में वर्तमान समय हमको किन किन मदों पर खर्च करना है, इनका लेखा जोखा ही क्या है, बजट है। ठीक है, महिंद्रा के मान के अनुसार क्या है, पारिवारिक बजट भूतकाल के खर्चों का एक विवरण है जिसमें भविष्य के खर्चों और विवरण का ब्यौरा रहता है जो विभिन्न समयों में विभिन्न कार्यों पर खर्च किया जाता है। महिंद्रा के मान जी ने बहुत अच्छे से परिभाषित किया। इन्होंने कहा कि पारिवारिक बजट जो होता है भूतकाल के खर्चों का एक विवरण है जिसमें भविष्य के खर्च और विवरण का ब्यौरा रहता है और विभिन्न समयों में विभिन्न कार्यों पर खर्च किया जाता है। ठीक है, बेवर के अनुसार इन्होंने कैसे परिभाषित किया, पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों के लिए व्यय करने का तरीका है जिसमें कि अधिकतम सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। पारिवारिक बजट असावधानी पूर्वक अव्यवस्थित रूप से खर्च करने के तरीके के स्थान पर। ठीक है, मतलब जो पारिवारिक बजट होता है भविष्य के खर्चे को ध्यान में रख करके, ठीक है, इसका ब्यौरा तैयार किया जाता है जिससे कि क्या होगा, हम असावधानी पूर्वक अव्यवस्थित रूप से खर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सोच समझ के हम खर्च करते हैं जब बजट बना लेते हैं तब। और अगर हम बजट नहीं बनाएं तो हम सोच समझ के खर्चा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, भविष्य के लिए बचत नहीं कर पाएंगे, जिससे कि भविष्य में जब हमें किन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होगी तो हमारे पास धन का अभाव हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए।
तोमर, गोयल व दर्शन के अनुसार बजट सुनियोजित भविष्य की परिकल्पना है जो कि आय व्यय का निश्चित अवधि के लिए लेखा जोखा प्रस्तुत करता है तथा बजट प्रत्येक संगठन का अर्थ व्यवस्थापन योजना है जिसकी सीमा, आदर्श और समय है। ठीक है, इस तरह से हम बजट को पहले परिभाषित करेंगे स्टूडेंट। इसके बाद हम बजट के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे कि बजट के सिद्धांत क्या होते हैं। तो बजट के बनाने के और भविष्य के खर्चों के आधार पर बजट का आयोजन राजमल पी देवदास ने इस तरह से किया है। राजमल पी देवदास के अनुसार बजट का जो सिद्धांत है इस प्रकार से है। पारिवारिक आय, परिवार के निर्धारित लक्ष्य, परिवार की वर्तमान आवश्यकताएं, परिवार की भविष्य की आवश्यकताएं। राजमल पी देवदास जी ने कहा कि जब हम बजट बनाते हैं तो इसके भी कुछ अपने सिद्धांत होने चाहिए और वो सिद्धांत कैसा हो, किस बेस पे हो, किस आधार पे हो। तो सबसे पहली बात तो परिवार का आय क्या है। पारिवारिक आय मतलब परिवार के आय क्या हैं, विविध स्रोतों से परिवार में कितने आय आते हैं। ठीक है, उस पर हमें विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। जब तक हमें आय नहीं पता होगा तब तक हम बजट नहीं बना सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें आय को ध्यान में रखना है। फिर दूसरा क्या है, परिवार के निर्धारित लक्ष्य। जिस परिवार से हम बिलोंग करते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, उस परिवार के लक्ष्य क्या हैं उनको हम निर्धारित करेंगे। फिर थर्ड आता है परिवार की वर्तमान आवश्यकताएं। परिवार के तत्काल समय में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्योंकि तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करना हमारा पहला उद्देश्य होता है। इसके बाद परिवार की भविष्य की आवश्यकताएं। परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ति करने के पश्चात हम देखते हैं कि परिवार की भविष्य की क्या आवश्यकताएं हैं। परिवार की भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी हम कुछ सेविंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 4 आधार पर हमें बजट बनाना है। पारिवारिक आय, परिवार के निर्धारित लक्ष्य, परिवार की वर्तमान आवश्यकताएं, परिवार की भविष्य की आवश्यकताएं। ठीक है, ऐसा किसने कहा, राजमल पी देवदास जी ने कहा। आगे है एंजिल क्रेश के अनुसार बजट का सिद्धांत। एंजिल क्रेश महोदय ने 5 बेस पे बताया बजट के सिद्धांत को। सबसे पहले इन्होंने कहा जितनी आय प्राप्ति होती है उससे अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। एंजिल क्रेश महोदय ने कहा कि बजट का पहला सिद्धांत है कि जितना आय प्राप्त होता है उससे अधिक हमको खर्चा नहीं करना है। अंडर बजट, आपका जितना इनकम है आप उसके अंदर ही खर्चा करिए, बाहर नहीं। ठीक है, ये पहला सिद्धांत है। दूसरा इन्होंने कहा सर्वाधिक जरूरी वस्तुओं पर सबसे पहले व्यय करना। इन्होंने कहा कि बजट का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जो सबसे आवश्यक वस्तु है, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, उस पर पहले खर्च करना चाहिए। थर्ड इन्होंने कहा कि कम खर्च हो इस बात पर सावधानी पूर्वक निगाह रखना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना है कि ज़्यादा हम खर्चा कर दें। 5 रुपए का कोई सामान है तो हम 10 रुपए में उसको खरीद के अपनी तारीफ ही समझें, ये हमारी बेवकूफ़ी होगी ना। हमको बजट बनाते समय ये ध्यान रखना है कि हमको कम से कम खर्चा करना है, न कि अधिक से अधिक। ठीक है, तो कम खर्च हो इस बात पे सावधानीपूर्वक निगाह रखनी चाहिए। फिर क्या है, नियमित रूप से एक निश्चित मात्रा में धन बचाना चाहिए। इन्होंने बचत की बात की है। एंजिल क्रेश ने क्या कहा कि बचत भी करना है। और लास्ट में इन्होंने कहा कि अपने धन को उपयोगी बनाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका धन है उसे उपयोगी बनाना हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए पारिवारिक बजट संबंधी एंजिल का नियम क्या है, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। बजट में एंजिल का नाम बहुत महत्वपूर्ण आता है। एंजिल क्रेज ने बजट के नियम दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। पारिवारिक बजट अपने आय में एक महत्वपूर्ण विषय है। अतः समय समय पर विभिन्न समाज वैज्ञानिकों एवं अर्थशास्त्रियों ने इस विषय में अपने अपने विचार तथा नियम प्रस्तुत किए हैं, जिसमें 1857 में 57 में जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल ने समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित परिवारों की गृह अर्थव्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किया
और निष्कर्ष स्वरूप एक नियम प्रस्तुत किया जिसे पारिवारिक बजट संबंधी एंजिल का नियम कहा जाता है। देखिए 1857 में जर्मन के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे अर्नेस्ट एंजिल महोदय ने इन्होंने गृह अर्थशास्त्र का विस्तृत अध्ययन किया और फलस्वरूप इन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम पारिवारिक बजट संबंधी एंजिल के नियम के नाम से जानते हैं। ये आपसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पुटअप किया जाता है और ये व्यक्तिगत प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसलिए इस नियम को बहुत महत्व दिया गया। डॉक्टर एंजिल ने सामाजिक व्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा है, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग। इन्होंने 3 वर्गों में सामाजिक व्यवस्था को विभाजित किया और इसी आधार पर इन्होंने पारिवारिक आय को स्वीकार भी किया है और व्यय को भी इसी आधार पे स्वीकारा है। तो इस तरह से एंजिल क्रिएज का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। अर्नेस्ट एंजिल महोदय ने 3 आय वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और धनी आय वर्ग, 3 आय वर्ग बनाया और इसमें खर्च किया गया धन आय का प्रतिशत है, आवश्यकताएं जिन पर व्यय किया गया है। 2 कॉलम बनाया, ध्यान दीजिएगा। एक में आवश्यकताएं लिखी गई कि किन किन पर व्यय किया जाना है और दूसरा कॉलम बनाया इन्होंने खर्च किया गया धन आय का प्रतिशत। जैसे आय है 100 रुपये तो उसका प्रतिशत कितना है, ठीक है। जैसे 100, यहाँ 60% का मतलब अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया में से 60 रुपया, ठीक। इसी तरह से 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1,00,000 जितना भी आपका इनकम है उसी से आप निकालेंगे परसेंटेज। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले मद क्या है, इन्होंने भोजन बताया, क्योंकि भोजन व्यक्ति की बेसिक नीड होती है। आधारभूत आवश्यकताओं में 3 आती हैं, भोजन, वस्त्र, मकान, आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले भोजन को इन्होंने रखा और कहा कि निम्न आय वर्ग का जो व्यक्ति होता है अपनी आय का 60% वो भोजन पे खर्च करता है, जबकि मध्यम आय वर्ग का व्यक्ति अपनी आय का 55% भोजन पे खर्च करता है और धनी आय वर्ग का जो व्यक्ति होता है अपनी इनकम का 50% भोजन पर खर्च करता है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मैम जो धनी वर्ग होता है उसके पास धन अधिक है लेकिन वो भोजन पे सबसे कम क्यों खर्च कर रहा है, 50% खर्च कर रहा है। अच्छा, निम्न आय वर्ग वाला जिसके पास बहुत कम मात्रा में धन होता है वो सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है। हाँ, ये सही है। इन्होंने कहा कि जो धनी व्यक्ति होता है वो भोजन पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करता है, अपनी आय का 50% वो खर्च करता है, जबकि निम्न आय वर्ग का व्यक्ति 60% खर्च करता है। इसका कारण कहीं ना कहीं ये होता है कि जो उच्च आय वर्ग के लोग होते हैं वो कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं, मार्केट से कुछ न कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर खाते रहते हैं, जिससे वो भोजन उतना नहीं ग्रहण करते कि जितना निम्न आय वर्ग के लोग क्या करते हैं, पॉकेट खर्च उनका नहीं, नाम मात्र का होता है या नहीं भी होता है, क्योंकि वो बाहर की वस्तुएं नहीं खा पाते हैं और वो उनका भोजन से भोजन मतलब रहता है और अतिरिक्त नहीं खा पाते हैं। लेकिन धनी वर्ग क्या करता है, दिन भर कुछ न कुछ थोड़ा बहुत खाता ही रहता है ना। कभी मोमोज खा लिया, चाउमीन खा लिया, मैगी खा लिया, एग खा लिया, फ्रूट्स खा लिया, कुरकुरे खा लिया, चिप्स खा लिया, चॉकलेट खा लिया, है ना। थोड़ा बहुत कुछ न कुछ तो खा रहा है, तो पेट ही में जा रहा है ना, तो उतना भोजन वो नहीं ग्रहण करते। तो इसलिए वो देखेंगे आप तो अपनी धन का 50% खर्च करते। निम्न आय वर्ग का व्यक्ति अगर सुबह खा लिया तो फिर वो दोपहर में खाना ही खाएगा, बीच में उसको कुछ नहीं मिलने वाला है ना। इसी तरह से दोपहर के बाद वो शाम को ही खाएगा, बीच में कुछ नहीं मिलने वाला उसको। तो और इनकी वर्किंग भी हैवी होती है अकॉर्डिंग धनी वर्ग के लोगों की। धनी वर्ग के लोग जो होते हैं बहुत थोड़ा बहुत मेंटल, बहुत नाम मात्र का वर्क करते हैं, है ना। धनी वर्ग मतलब जो आरामदायक लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर करके वो धनी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपके अधिकारी वर्ग हो गए जो केवल दिन भर में बैठ करके केवल सिग्नेचर वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करते हैं ना। तो जब बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा भोजन की भी उनको आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो निम्न आय वर्ग के लोग होते हैं ना, ज़्यादातर करके मजदूर वर्ग इसमें आते हैं, तो वो हैवी वर्क करते हैं। जब वे हैवी वर्क करेंगे तो उनको अधिक भोजन की, अधिक कैलोरीज की भी आवश्यकता होती है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद है वस्त्र।
निम्न आय वर्ग जो होता है वस्त्र पर 18% केवल खर्च करता है, मध्यम आय वर्ग भी 18% खर्च करता है और धनी वर्ग आय वर्ग भी, मतलब जितना उनके पास इनकम है उसका 18% ये वस्त्र पर खर्चा करते हैं। इसी तरह से मकान में भी अपनी आय का 12% तीनों वर्ग खर्च करता है। ईंधन और प्रकाश में 5% तीनों वर्ग खर्च करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन में निम्न वर्ग 5%, मध्यम वर्ग 10% और धनी वर्ग 15% खर्च करता है। ठीक है, देखेंगे जो निम्न आय वर्ग के लोग होते हैं वो अपनी आय का केवल 5% बच्चों की शिक्षा में और स्वास्थ्य में, मनोरंजन पे खर्च करते हैं और धनी वर्ग कितना 15% करते हैं। धनी वर्ग के बच्चे देखेंगे आपको सरकारी स्कूल में नहीं मिलेंगे, मुश्किल है कि मिले, है ना। बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में जहाँ ज़्यादा फीस होती वहाँ आपको मिलेंगे। स्वास्थ्य, तबीयत खराब होने पे कभी आपको सरकारी हॉस्पिटल में नहीं दिखाई देंगे। ये बड़े से बड़े, थोड़ा सा भी कुछ तबीयत खराब हुआ तो ये बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, फीस दे करके दिखा करके आएंगे। मनोरंजन में भी आप देखेंगे इनके हाथों में बड़े अच्छे अच्छे गेम होंगे, है ना, गेम के संसाधन होंगे, है ना। तो इस तरह से धनी वर्ग अपने आय का 15% खर्च करता है, जबकि निम्न आय वर्ग ऐसा नहीं होता है। वो अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन में 5% केवल खर्च करता है। शिक्षा में देखेंगे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, स्वास्थ्य खराब हुआ सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत खर्च कर लेते हैं, है ना। और इसी तरह से मध्यम आय वर्ग 10% खर्च करता है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ एंजिल क्रिच के नियम का हम यहाँ विश्लेषण करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है मनुष्य पर प्रतिशत व्यय घटता जाता है और आय घटने पर बढ़ता जाता है। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया, जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो भोजन पे व्यय घटेगा, आय कम होगी तो बढ़ेगा। आय के कम होने पर विलासिता वस्तुओं पर प्रतिशत कम होता है तथा आय के बढ़ने पर उन पर प्रतिशत बढ़ जाता है। विलासिता मतलब मनोरंजन की जो वस्तुएं होती हैं, जो कि आरामदायक तलब वस्तुएं होती हैं, जब धन बढ़ता है तब उस पर ज़्यादा होती है ना। अधिकारियों के घर पे आप सोफ़ा देखोगे, मजदूर वर्ग के घर आप सोफ़ा नहीं देख पाएंगे। एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन मजदूर वर्ग के घर नहीं मिलेगा आपको, जबकि वो हैवी वर्क करते हैं, लेकिन अधिकारियों के घर पे आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो उनकी इनकम अधिक है। तो इनकम अधिक होने पे क्या होता है कि विलासिता की जो वस्तुएं होती हैं उन पे खर्च भी अधिक होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आय जितनी भी होगी, मकान के किराए, ईंधन तथा प्रकाश पर प्रतिशत समान रहता है। हमने आपको बताया कि प्रकाश पर और मकान पर, ईंधन पर इनका व्यय एक समान होता है। वस्त्रों पर प्रतिशत आय बढ़ने प्रतिशत व्यय आय के सभी स्तरों पर एक समान रहता है। वस्त्र पे देखोगे इनका जो व्यय होता है 18% ही होता है, अपने आय का 18% ये खर्च करते हैं। ठीक है, तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंजिल क्रिच का जो नियम है आगे मैं और आपको अच्छे से और समझाऊंगी और बताऊंगी, आप अपने फाइल में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।